Hello and welcome to my channel. Today I am going to teach you class 10th English supplementary book chapter 6, which is the making of a scientist. So before starting the summary of this chapter, let me give you the overview of this chapter. So ये जो चैप्टर है ये एक लड़के के बारे में है जिसका नाम है रिचर्ड एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट जो है वो बचपन से ही बहुत ही क्यूरियस होता है, जो भी चीज़ें उसके आसपास मिलती हैं उसे कलेक्ट करने में, उसके बारे में जानने के लिए, और इसी क्यूरियोसिटी का रिज़ल्ट है कि वो फ्यूचर में जाकर एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, तो चलो हम अपनी समरी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। रिचर्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया। तो यहाँ पे कहते हैं कि रिचर्ड एब्राइट जो है वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और कहाँ के रहने वाले थे, पेंसिल्वेनिया के रहने वाले थे। ही कुडंट प्ले बास्केटबॉल और फुटबॉल। यहाँ पे कहता है कि वो जो है रिचर्ड एब्राइट जो है वो एक अच्छे प्लेयर नहीं थे, वो ना ही बास्केटबॉल अच्छे से खेल पाते थे और ना ही फुटबॉल। बट देयर वॉज वन थिंग वन कैन डू विच इज़ टू कलेक्ट थिंग्स। बट एक बात जो थी रिचर्ड एब्राइट में जो उन्हें सबसे डिफरेंट करती थी, सबसे अलग करती थी, वो थी उनकी क्यूरियोसिटी कि वो डिफरेंट थिंग्स को कलेक्ट करना चाहते थे। भले ही उनका इंटरेस्ट प्लेइंग में नहीं था, खेलने में नहीं था, पर उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था कि वो डिफरेंट चीज़ों को कलेक्ट करें। In beginning, in kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. तो कहते हैं यहाँ पे कि जब स्टार्टिंग इस चीज़ की कैसे हुई, कैसे स्टार्टिंग में रिचर्ड एब्राइट जो हैं कैसे उन्होंने अपनी साइंटिस्ट बनने का सफ़र शुरू किया था। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे बताया जाता है हमें कि जब वो किंडरगार्टन में थे तभी उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आई थी कि क्यों ना वो बटरफ्लाइज़ को कलेक्ट करें, बटरफ्लाइज़ के डिफरेंट जो स्पीसीज़ हैं उसे कलेक्ट करें। सो उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था किंडरगार्टन में, यानी जब बच्चे जिस उम्र में खेलते हैं उस उम्र में ही रिचर्ड एब्राइट जो हैं वो डिफरेंट स्पीसीज़ जो बटरफ्लाइज़ के थे उसे कलेक्ट करने का डिटर्मिनेशन कर लिया था। और उन्होंने ये चीज़ जो है यानी जो डिटर्मिनेशन उन्होंने किया था, ये जो उन्होंने अपना गोल बनाया था उसे फुलफ़िल भी किया। He also collected coins, rocks and fossils. तो यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ बटरफ्लाइज ही नहीं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के कॉइन्स, रॉक्स और फॉसिल्स को भी कलेक्ट किया था, अपने कलेक्शन में ऐड किया था। He became an eager astronomer. तो क्या होता है कि जिस बच्चे को आप सोच सकते हो, जिस बच्चे को किंडरगार्टन से ही डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता करने का इतना शौक़ हो, तो वो बड़े होकर एस्ट्रोनॉमर तो उसे बनना ही था। तो यहाँ पे वही कहता है कि यही सब चीज़ें जब वो करते चला गया, कंटिन्यू करते चला गया, तो धीरे धीरे उसका जो माइंड है एस्ट्रोनॉमी की तरफ, मतलब उसका जो माइंड है वो उसे गाइड किया कि उसे एस्ट्रोनॉमी की तरफ जाना चाहिए। ही हैड एन एनकरेजिंग मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो यहाँ पे कहते हैं कि उनकी जो मम्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेजिंग थी, वो उन्हें बहुत इनकरेज करती थी। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, जब हम पढ़ते हैं या जब हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो वो हमें इनकरेज करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ बेटा तुम यही काम करो, बहुत अच्छा है ना। तो इन द सेम वे जो रिचर्ड एब्राइट की मम्मी होती हैं वो भी उन्हें बहुत इनकरेज करती हैं उनकी इस चीज़ में। वो भी बोलती हैं रिचर्ड एब्राइट को कि वो अपना इनका जो साइंटिफिक क्या बोलते हैं एक स्टेप है वो उसे कंटिन्यू रखें। She took him on trips, brought telescope and cameras. So उनकी जो मम्मी है वो क्या करती हैं कि उन्हें डिफरेंट जगह ट्रिप्स पे ले जाती हैं, डिफरेंट तरीके के टेलीस्कोप उन्हें गिफ्ट करती हैं, कैमरास गिफ्ट करती हैं, ताकि उनका जो ईगरनेस है नेचर को जानने का वो ईगरनेस मेंटेन रहे, इवन उसमें ऐड ऑन हो जाए। She also got him a child's book called The Travel of Monarch 10. तो क्या होता है कि उन्होंने अपने बेटे के लिए एक बुक भी खरीदी होती है जिसका नाम होता है द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। ये एक बटरफ्लाई का एक स्पीसीज़ होता है मोनार्क 10। तो उसके ही बारे में ये बुक होती है जो कि उनकी मम्मी अपने बेटे रिचर्ड एब्राइट को गिफ्ट करती हैं। इवन ही पार्टिसिपेटेड इन साइंस फेयर। तो ऐसा नहीं था कि रिचर्ड एब्राइट जो हैं वो सिर्फ जो कलेक्शन ऑफ बर्ड्स या फिर कॉइन्स, रॉक्स, फॉसिल फ्यूल तक ही अपने नॉलेज को लिमिटेड रखें, नहीं, उन्होंने जो है बहुत सारे साइंस फेयर में भी पार्टिसिपेट किया। इन फर्स्ट ट्राई ही लूज
but after every year he showed real experiments and won prizes. So क्या होता है कि जब वो फर्स्ट ट्राई करती हैं, यानी जब वो फर्स्ट बार साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करती हैं तो वो हार जाती हैं, लूज़ हो जाते हैं, वो नहीं जीत पाती हैं, पर आने वाले कंसेक्यूटिव हर ईयर में वो कोई ना कोई रियल एक्सपेरिमेंट ऐसा कर देते थे कि उन्हें प्राइज़ मिलता ही मिलता था. He discovered about DNA in detailed information. और फ्यूचर में जाकर रिचर्ड ए ब्राइट ने DNA के बारे में बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को क्या किया था, पब्लिश किया था. उसके बारे में उन्होंने खोज की थी और फिर उसे पब्लिश किया. He discovered about DNA in detailed information. The golden present on the pupa's body is not ornamental. It secretes hormones which help him to develop in a butterfly. So इन्होंने एक और डिस्कवरी की थी जिसमें उन्होंने बताया कि जो गोल्डन मार्क होता है प्यूपा के बॉडी पे, तो हमें पता है कि प्यूपा जो है वो बटरफ्लाई के फॉर्मेशन का थर्ड स्टेज होता है. तो यहाँ पे जो है वो रिचर्ड ए ब्राइट कहते हैं कि जब प्यूपा का बॉडी जब फॉर्म होता है उसमें जो वो गोल्डन कलर का जो मार्क होता है वो ऑर्नामेंटल नहीं होता, यानी वो सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ है, ऐसे ही नहीं भगवान ने उसे दिया है, बल्कि वो जो मार्क है गोल्डन मार्क वो हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि बटरफ्लाई को हेल्प करता है ग्रो करने में. सो इतनी बड़ी डिस्कवरी जो है, पहले तो उन्होंने DNA के बारे में बताया, उसके बाद फिर ये जो प्यूपा की बॉडी में जो गोल्डन मार्क हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया. इतनी बड़ी डिस्कवरी की उन्होंने. फाइनली ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड प्लेड अ की रोल. ऑफ कोर्स तो इतने सारे जब उन्होंने और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बट 2 ही एक्सपेरिमेंट हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. तो ये जो भी 2 एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है, इसी से हम पता कर सकते हैं कि वो कितने बड़े साइंटिस्ट रहे होंगे जिन्होंने इतनी सारी चीज़ों को जो कि हमारे साइंस के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए उन्होंने इतना खोज किया और उन्होंने ये सारी बातें हमें बताई. आज हमें ये बातें पता है, इसीलिए हमारा जो साइंस है वो इतना डेवलप्ड है. सो अगर मैं बात करूँ कि स्टोरी का मोरल क्या है, सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट वी शुड नेवर स्टॉप ट्राइंग बिकॉज सक्सेस इज़ द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस हार्ड वर्क. यानी इस स्टोरी का मोरल ये है कि हमें कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा. So I hope that you have understood the summary in good way. So thank you so much for listening and understanding the summary.